स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। रिवीजन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारा विषय आज क्या है? संविधान। हम कहाँ पहुंचे हैं? संविधान पे आ चुके हैं। ये आज संभावित और रिवीजन के लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें 70 से 75 प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है? लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? अब ये प्रश्न जो है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ये प्रश्न क्या है, कि संविधान में ये कैसा आयोग आ गया। हम डायरेक्ट जहां पे ना तो निर्माण की बात किए ना हम किसी विषय पर बात किए, ये आयोग क्या आ गया। अगर हम इसको करंट से जोड़ के पढ़ें तो अभी हाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब राम मंदिर की जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पे 1528 में बाबर के सेनापति किसने, मीर बाकी ने एक मंदिर बनवाया था, बाबरी मस्जिद। सॉरी, एक मस्जिद बनवाया था। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। अब उस बाबरी मस्जिद का क्या किया गया? तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया। कब किया गया? 1992 में। 1992 में इस मंदिर का विध्वंस कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। और जब इस मंदिर को तोड़ दिया गया तो इसी मंदिर को तोड़ने को लेके लोग इकट्ठा होकर तोड़ दिए, तो उसी के जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, लिब्राहन आयोग। अब ये आयोग क्या है? एक न्यायमूर्ति थे मनमोहन सिंह लिब्राहन, एक न्यायमूर्ति थे सीजेआई रिटायर्ड मनमोहन सिंह लिब्राहन। इन्हीं के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। किस केस के लिए? बाबरी मस्जिद विध्वंस केस के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग, मैं बार बार कहता हूं आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, भारत के संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है? अब भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 में बात करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट, मैग्ना कार्टा, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार। तुम किसको टिक कर दोगे? मौलिक अधिकार को टिक कर दोगे। मौलिक कर्तव्य तुमसे पूछेगा, 4A हो जाएगा। नागरिकता पूछेगा, भाग 2 हो जाएगा। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व पूछेगा, 4 हो जाएगा भाग। पॉइंट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है भैया हमारा, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने? निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? ये 4 प्रधानमंत्रियों का नाम दिया है। चौधरी चरण सिंह को दिया है, एस डी देवगौड़ा को दिया है, मोरारजी देसाई को दिया है, आई के गुजराल को दिया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सीधा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बना और क्या बन गया? भारत का प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया? भारत का प्रधानमंत्री बन गया। तो बेटा ये तगमा लगता है चौधरी चरण सिंह के साथ। किसके साथ लगता है? चौधरी चरण सिंह के साथ। और ये उत्तर प्रदेश से जाने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश से जाने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने में इनका भी नाम है चौधरी चरण सिंह का। पश्चिमी यूपी से ये आते थे। ठीक। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस पे तो रील मैंने आपको लगातार दिया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए जो आयु होती है, सबसे मैक्सिमम आयु होती है बेटा 35 वर्ष। मैक्सिमम आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। और ये क्या है हमारा? ये हो जाएगा 30 वर्ष। लोकसभा के मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, सॉरी जो केंद्र में राज्यसभा के मेंबर होंगे और राज्य में किसके होंगे? विधान परिषद के मेंबर होंगे। विधान परिषद के इनकी 30 वर्ष और 25 वर्ष लोकसभा के जो मेंबर होंगे, लोकसभा के, और जो दूसरे होंगे क्या हो जाएंगे? विधानसभा के, इनका हो जाएगा 30 वर्ष। विधायक बनने की आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष, राज्यपाल बनने की आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष, विधान और किसकी? उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? यहाँ पे यूपी का एग्जाम है, हमने आपसे महाराष्ट्र का पूछा है। कहाँ का पूछा है? महाराष्ट्र का पूछा है। अब आपको 3 जगहों में इसमें विशेष रूप से देखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2023
2023 में बेटा 5 राज्यों में चुनाव हुआ। 5 राज्य में क्या हुआ? चुनाव हुआ। कौन सा चुनाव हुआ? विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 बड़े राज्य हैं। 3 बड़े राज्य हैं। तो जो यूपी को छूने वाले राज्य बड़े बड़े हमारे यहाँ उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे कौन? बिहार। ध्यान रखना, बिहार। बिहार के बाद तुम चले जाओ एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, पंजाब, उत्तराखंड। देख लो, सटा हुआ राज्य है। ठीक, अब बिहार। इतने राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा। और कितनी लोकसभा? तुम 28-30 को याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इतना समय नहीं बचा है कि तुम 28-30 को याद कर लो। वो 5 राज्य जो अभी ताजा ताजा मामले थे, जहां पे मुख्यमंत्री बदले हैं, उनका देख लो, और जो सटे हुए राज्य यूपी की सीमा से, उनका देख लो। अभी तुम पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन में रहता है, पश्चिम बंगाल देख लो। पश्चिम बंगाल को तुम एक बार देख लो, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं। और यहीं पे एक पॉइंट तुम विशेष रूप समझते हो कि कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जो 6 राज्य है, वो कौन कौन से 6 राज्य है जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कितने लोकसभा के क्षेत्र है? तो बेटा महाराष्ट्र में जो लोकसभा का क्षेत्र है, लोकसभा सीट है, वो है 48। यूपी में कितनी है? 80। भारत की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है? यूपी में 80 सीट है। लोकसभा की 80 सीट है। कितनी सीट है? 80। और महाराष्ट्र में कितनी है? 48। महाराष्ट्र भी टॉप देशों में, टॉप राज्यों में आता है। टॉप 3, टॉप 5 महाराष्ट्र भी अपने एंट्री लेता है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा किसके पास है? 80 यूपी के पास हो जाएगी बेटा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति पद के नामांकन में, राष्ट्रपति पद के नामांकन में न्यूनतम प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के नामांकन में न्यूनतम प्रस्तावक या न्यूनतम अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब आपको बता दें, अगर आप कभी आपके गांव में कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने गया होगा या कोई चुनाव लड़ने जाता है, तो एक प्रधान को 2 प्रस्तावक और 1 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो हर जगह आपकी गारंटी कौन लेगा? आपका प्रस्तावक कौन होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में बेटा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 50, राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 क्या होते हैं? अनुमोदक होते हैं। 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय मतलब बेटा हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता बेटा, तो सुप्रीम कोर्ट के सभी को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। राज्यपाल दिलाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल दिलाता है। राज्य का राज्यपाल दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब आता है तो तुम क्या बताते? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? संसद सदस्य डाक में अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। संसद सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है केवल अंग्रेजी। देखो बहुत सारे मेंबर हिंदी में, देहाती में, अवधी में, भोजपुरी में अपनी भाषा बात करने लगते हैं। केवल हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी अथवा हिंदी में एक का कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा में आप संसद में अपनी बातों को रख सकते हैं, जो संसद वहां पे बेटा बैठते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? अब जितने बच्चे तुम पढ़ के आए हो, यहीं पे कमेंट करके छोटा सा जवाब दे दो कि मतदान करने की आयु किस संविधान संशोधन अधिनियम से 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। अब सभी लोग पढ़ रहे हो, जल्दी से तुम कमेंट करके इतना बता दो कि सर इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटा के कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु अभी क्या है? मतदान की आयु है बेटा 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। इसको तुम कमेंट कर दो और लाइक भी कर दो चैनल को, मैं वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। इसके कमेंट तुम जरूर कर दो। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? इसलिए मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को नहीं पूछा हूं, तुमसे एक अलग क्वेश्चन पूछ के इस पे बात करने आया हूं। ठीक,
अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? अब बेटा क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? तो अब बेटा 65 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मामला क्रिटिकल कर दिया है। क्यों बेटा कर दिया है तुमको बता दूं। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम तुमसे बात करें, यहाँ पे अगर हम 65 वर्ष लगा देंगे तो हाई कोर्ट का एक मामला है, क्योंकि हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बेटा 65 वर्ष में तैयार होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं वो 62 वर्ष में होंगे। वो कितने वर्ष में होंगे? 62 वर्ष में होंगे। तो अब यहाँ दोनों को एक साथ पूछा, दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसमें हम किसको लगा दे रहे हैं? 65 वर्ष। किसको लगा? सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिकता देते हुए 65 लगा दिए। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन रिविजन करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट आयु क्या है? 65। हाई कोर्ट की रिटायरमेंट आयु क्या है? 62। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को प्रमुख न्यायालय है उसको प्राथमिकता देते हुए किस पे लगा दे रहे हैं? 65 को टिक कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला वर्णित है। केशवानंद भारती मामला वर्णित है संविधान के भाग के रूप में नहीं, संविधान के भाग के रूप में मात्र दार्शनिक आदेश उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये केशवानंद भारती का जो मामला है बनाम केरल राज्य, वह उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में क्या वर्णित है? संविधान के भाग के रूप में नहीं, संविधान के भाग के रूप में दोनों नहीं, ना तो भाग के रूप में ना तो भाग के रूप में नहीं है। ठीक, क्या है? उपरोक्त या मात्र दार्शनिक आदेश, या एक क्या है? दार्शनिक आदेश है। गलत हो जाएगा डी वाला भी, तो हम क्या करेंगे? यह एक दार्शनिक आदेश है। जब तुम केशवानंद भारती मामले को देखोगे तो सबसे ज्यादा बात प्रश्न यहाँ आया है कि भारत में अभी तक सबसे ज्यादा जजों की बेंच किस मामले पे बैठी है, और कितने वोट पक्ष में पड़े थे, कितने वोट विपक्ष में पड़े थे। यूपीएसआई में कई बार प्रश्न आया है, यूपीपी में देख लीजिए। तो इस मामले पे जब आना तो एक बार इस पे हमको इन्फॉर्मेशन तुमको देना। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानना कितने जज बैठे थे, तो टोटल नंबर ऑफ जज बैठे थे 13। कितने जज बैठे थे? 13। ये सबसे हाईएस्ट मामला, सबसे इससे ज्यादा जज अभी किसी मामले में नहीं बैठे। अब जिसमें बेटा 7 जज विपक्ष में वोट किए थे और 6 जज विपक्ष में वोट किए थे, तो 7 6 13। अब वहां पे वोटिंग के अनुसार जो जज होंगे 13 उनकी वोटिंग होती, ज्यादा जज जिस फैसले पक्ष में जाते हैं। जैसे राम मंदिर पे 5 जज की बेंच बैठी थी, जिनमें 3 जज पक्ष में फैसला दिए, 2 जज विपक्ष में। तो ये 3 थे, ये 2 थे, इनको क्या किया गया? इनकी फैसले को माना गया। यहाँ पे 7 जज पक्ष में फैसला दिए, 6 विपक्ष में फैसला दिए, तो 7 की बात मानी गई। ये क्या है? मात्र एक दार्शनिक आदेश था बेटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? अब राज्यपाल के लिए बेटा एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक किसी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नियमतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है लल्ला? 5 वर्ष होता है भैया। कितना होता है भाई? 5 वर्ष होता है। अब राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है तो जब तक राष्ट्रपति रहे अपने पद पे तब तक उनको बनाए रह सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का पद होता है और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को बैठाता है। तो आप किसको कर देंगे? लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन देगा, या तो यहाँ पे तुम चले आओगे हाई कोर्ट में। कहा चले आओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को बैठाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और जब यहाँ पे राष्ट्रपति की बात आएगी तो राष्ट्रपति भारत में एक होगा और उसे सीजीआई शपथ दिलाएगा। सीजीआई नहीं रहेगा तो उसका कोई उच्चतम जो सबसे सीनियर जज होगा वो शपथ दिलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? बेटा एक भी नहीं। यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे दो वाली। यहाँ पे बच्ची कौन सी गलती करेंगे बेटा? दो वाली गलती करेंगे। जैसे बहुत सारी किताबों में दो का ऑप्शन अभी भी सही है, लेकिन अब क्या लगाओगे तुम? एक भी नहीं। क्यों लगाओगे? क्योंकि जो संविधान संशोधन 104वां संशोधन है बेटा, उसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जो दो सदस्य राष्ट्रपति साहब कहाँ भेजते थे? लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल एक सदस्य विधानसभा में भेजते थे। एंग्लो इंडियन विधानसभा में कौन भेजता था बेटा? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल एक सदस्य सभी राज्यों की विधानसभा में भेजते थे, जिसमें सिक्किम में एक बौद्धिस्ट जाता था और सभी राज्य में एंग्लो इंडियन जाता था। और भारत की लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति भेजते थे। 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? इसको भैया समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्या है? समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे तुम कहोगे एक भी नहीं। क्या करोगे? एक भी नहीं। अब अगली बात आएगी, अब यहाँ पे अगर बेटा लिखा होता राज्यसभा, क्या लिखा होता? राज्यसभा, तब तुम ये गलती मत करना आगे 12 दिया है, तुम देखे बिना 12 को टिक कर दिए। तो पहले ध्यान से देखना कितने हो जाएंगे? 12 राज्यसभा में भेजता है, ठीक है, ना कि यहाँ। और ये 12 भेजने की प्रथा कहाँ से ली गई है, इसको तुम जरूर पढ़ लेना। मैं नोट्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। वीडियो पूरा संविधान अपलोड है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं होता। अब ये जब का प्रश्न है, ये जब का प्रश्न हुआ था बेटा, तो जैसे हमने कहा जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये गोवा सामान्य राज्य है, यहाँ पे नागालैंड सामान्य राज्य में आगे राज्य है, सिक्किम भी राज्य है, लेकिन जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और सेकेंड पॉइंट जो है, जब ये राज्य था जम्मू कश्मीर, तब ये भाग 6 में नहीं आता था, क्योंकि इसको एक अनुच्छेद था 370, धारा 370 से विशेष व्यवस्थाएं प्राप्त थी, जिसके तहत ये भाग 6 के अंतर्गत नहीं आता था। ये पहले दिया जाता था कि भाग 6 में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में शामिल होगा, लेकिन वो भाग 6 में इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि वो राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के भाग में। अगला क्या है? संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं लेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। किसको? जो संघ के लेखा होंगे, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, तुम कैग सुनते हो, उनकी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? मीडिया को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। तो बेटा जो कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, वो हमेशा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। किसको सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होगी? राज्य की मंत्रिपरिषद, अगर यहाँ पे तुम राज्य पढ़ लो, यहाँ पे तुम केंद्र पढ़ लो या देश पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होगी? राज्य के राज्यपाल के प्रति बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री के प्रति बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन बचा? राज्य की विधानसभा। और यही अगर केंद्र होता बेटा, तो तुम लगा देते देश केंद्र की लोकसभा। तो जो मंत्रिमंडल होता है, जैसे अभी तुम मेरी बात समझो, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ क्या यूपी के मुख्यमंत्री है? 18वीं विधानसभा है, ये 2022 में बनी है, 2022 में। अब इस विधानसभा में बहुत सारे मंत्री हैं। ये एक मंत्रिमंडल है। क्या है? मंत्रिपरिषद है, जिसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ अन्य होंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार होंगे, सब उप मंत्री होंगे। अब ये पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, अगर विधानसभा भंग होती है, अगर गलती से विधानसभा भंग हुई, तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो किसके प्रति विधान होंगे? विधानसभा के प्रति। विधानसभा भंग हुई तो। और यही अगर केंद्र की बात करेगा, तो जितने मंत्री होंगे केंद्र के, सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझ लेना। अगला प्रश्न, संविधान की धारा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तुमसे प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि संविधान की धारा की उत्पत्ति सबसे पहले
कहाँ हुई थी? तो संविधान, जैसे भारत में एक लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान के धारा, लिखित संविधान, तो सबसे पहले अगर कहीं पे संविधान लिखा गया था तो अमेरिका में लिखा गया था भैया। कहाँ लिखा गया था? अमेरिका में लिखा गया था। तो संविधान की उत्पत्ति कहाँ हुई? यूएसए या अमेरिका से हुई। कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई लिखित संविधान की उत्पत्ति। ठीक, अगला क्या है? इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है? सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है। समाज के अंदर समानता का अधिकार, ये अभी तक सही है बिल्कुल। और ऑप्शन पढ़ लो एक बार, शोषण के विरुद्ध अधिकार से सामाजिक भेदभाव का कोई मतलब नहीं है। जीवन एवं मुक्ति के अधिकार से सामाजिक भेदभाव का बेटा कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, तो समानता का अधिकार से तुम क्या कह दोगे? सामाजिक भेदभाव। लेकिन बेटा अगर यहीं पे तुम एक काम छोटा सा कमेंट कर देते तो समझ में आता आपकी तैयारी कैसी चल रही। ये बता दो, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? तुम यहीं पे छोटा सा कमेंट करके जरूर बता दो कि किस आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह एक समाजवादी देश है, यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, सभी लोगों का कोई धर्म नहीं है, धार्मिक मतों एवं प्रथाओं को निरुत्साहित किया जाता है, यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, इसलिए क्या धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, व्यक्तियों का अपना धर्म है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं। जैसे पाकिस्तान, उसका एक धर्म है, वह मुस्लिम कंट्री है, वह एक मुस्लिमों का देश है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे कोई उसका देश नहीं होगा। ठीक है, अगला, तमिलनाडु में, अब बेटा तुम जरूर पढ़े होंगे, कुछ राज्य द्विसदनात्मक हैं और कुछ राज्य एक सदनात्मक हैं। अब तुम्हें पूछ रहा है कि तमिलनाडु में डाट है, एक सदन की विधानसभा है, द्विसदनीय विधानसभा है, त्रिसदनीय विधानसभा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब तुम एक बात बताना छोटी सी, जो तुम द्विसदनीय विधानसभा पढ़े हो, दो सदनीय विधानसभा, जिसमें एक बेटा होती है विधानसभा जहां तुम्हारे बैठते हैं विधायक, और दूसरी तुम्हारी होती है विधान परिषद, जो राज्य का तो उच्च सदन है, और यहाँ बैठते हैं एमएलसी, यहाँ कौन बैठता है? विधायक। ये राज्य का क्या है? निम्न सदन है, ये राज्य का क्या है? उच्च सदन है। यहाँ बैठने के लिए आयु 30 वर्ष, यहाँ बैठने के लिए आयु 25 वर्ष, वो राज्यसभा समझो। ठीक, अब कितने राज्यों में द्विसदनात्मक मंडल है? अगर कितने राज्यों में तुमसे पूछेगा तो सबसे पहले तुमको ले जाओ बगल, अपने यूपी के बगल बिहार, फिर यूपी, बिहार यूपी, दो तुमने क्लियर कर लिया। अब दो तुम और बताओ जल्दी, टोटल 6 है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एक राज्य था आंध्रा के बाद आंध्रा का एक टुकड़ा और हुआ तेलंगाना। अब यहाँ भी आपका हो जाएगा द्विसदनात्मक राज्य। तो ये दो सदनात्मक राज्य और ये दो सदनात्मक राज्य, 4 बचे कितने? 2। एक हो गया तुम्हारा कर्नाटक, हो गया 5। अब तुम छठा राज्य बता दो जहां द्विसदनात्मक राज्य है। महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश? जल्दी से कमेंट कर दो। ये मैंने 5 राज्य तुमको बता दिए हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तुम्हें जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा राज्य छठा राज्य होगा। 5वां राज्य तुमको, छठा राज्य तुमको बताना है, कौन सा छठा राज्य। अब 5 मैंने बता दिया है, छठा राज्य तुम कमेंट करके बताओ, या हम बताएं, बताओ एमपी या महाराष्ट्र। तो बेटा कौन हो जाएगा छठा राज्य? महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब ये जो विधान परिषद है, जो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। अब तमिलनाडु कैसी, जब नहीं है तो एक सदन विधानमंडल हो जाएगा, एक सदन का। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि इन सभी में सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो यूपी में है। यूपी में कितने एमएलसी होते हैं? 100 एमएलसी होते हैं। कितने एमएलसी होते हैं? भाग 6 में स्पेशल पढ़ाया गया। कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न संयुक्त हो जाएगा आपका एक सदन विधानमंडल वाला। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? किस वर्ष पुर्तगाल मुक्त हुआ था? आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, सबसे अंत में जाने वाले। अब 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था। कब मुक्त कराया गया था? 1961 में मुक्त कराया गया था। ये पूछ रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अब ऑप्शन में 550 नहीं है। कितना है? 552 है। ऑप्शन में क्या नहीं है? 550 नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं कि 550 नहीं? क्योंकि पहले तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो, अधिकतम पूछा है कि लोकसभा में अधिकतम तुमको बताना है, तो यहाँ पे 552 का ऑप्शन विकल्प है। लेकिन इस 552 में बेटा जो 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे वो भी ऐड है। तो लेकिन अब वो क्या हो गए, हट गए हैं। अब जब ये 2 लोग निकल गए हैं, सदस्यों की संख्या कितनी बची? 550 बची। कितनी बची? 550 बची। अब अधिकतम मेंबर ऑफ लोकसभा, मैक्सिमम नंबर लोकसभा में अधिकतम कब तक? 2026 तक। 2026 तक लॉ की है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। अब लेकिन अगर यही पे प्रश्न पूछ लिया कि वर्तमान में कितने हैं साहब, वर्तमान में, तब तुम कहोगे सर जी 545। फिर एक प्रश्न आएगा, बाबू साहब वर्तमान में जो 545 हैं इसमें कितने निर्वाचित हैं और कितने मनोनीत हैं? तो लोकसभा में मनोनीत होते थे 2 और 104वां संविधान संशोधन लागू हुआ 2020 से, चुनाव हुआ था 2019 में। है कितने? अब यहाँ पे जो 545 आए हैं वर्तमान में, अधिकतम नहीं, वर्तमान में इनमें 543 निर्वाचित हैं और अभी भी, और 2 मनोनीत हैं। 2 कैसे हैं? मनोनीत हो गए। तो 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत हैं। फिर एक बहुत टफ प्रश्न बनता है, वह प्रश्न बेटा ये बनेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में राज्यों से कितने लोकसभा सदस्य आते हैं? अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहां पे लिखा रहेगा 530 सही उत्तर। तब तुम कहोगे सर जी ये क्या है? बेटा भारत 2 वर्ग है, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो 530, इस 543 में बेटा 530 लोग कहां से आ रहे हैं? राज्यों से आ रहे हैं। और कितने लोग बचे? 13 लोग केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको शायद आशा कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बातें। कुल सदस्य अधिकतम वर्तमान चुनाव द्वारा, राज्य द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, और ये आपका और 104वां संविधान संशोधन जो किसको हटा रहा है? आंग्ल भारतीयों को हटा देगा, राष्ट्रपति का मनोनीत समाप्त कर देगा। किसमें? लोकसभा। राज्यसभा में 12 मनोनयन था, है और रहेगा, यहां से हटा दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब ये तो शायद बच्चा भी बता देगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगर हम इनकी बात तुमसे करें, कैसे क्या बात करें कि बेटा संविधान अंतिम बार कब लागू हुआ? संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत आजाद कब हुआ? 1947 को। जब 1947 को भारत आजाद हुआ तो भारत में एक पद था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिशों का पद था, जो महारानी का एक सचिव, एक व्यक्ति था जो उनका व्यक्तिगत पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था, वो भारत में बैठता था। उसका क्या नाम था? वायसराय। ये वायसराय था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले वायसराय थे। कुछ समय बाद जब वो चले गए तो वायसराय के पद पे बैठा दिया गया सी राजगोपालाचारी को बना दिया गया। अब ये गद्दी पे किस पे बैठे थे? वायसराय की गद्दी पे। नियम ये था कि जिस दिन आपका संविधान लागू हो जाएगा उस दिन से ये पद समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रपति का पद भारत में प्रारंभ हो जाएगा। तो वायसराय के पद पे ही कौन बैठा है? राष्ट्रपति बैठा है। बात को समझना ध्यान से। तो अब 47 में आजाद तो हुआ लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ। तो जब संविधान नहीं लागू
हुआ तो वायसराय बैठे थे। भारत में आजाद भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, आजाद भारत के पहले भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी, अंतिम वायसराय श्री राजगोपालाचारी। ये वाला तो आपका क्लियर हो गया, अंतिम वायसराय, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने श्री राजगोपालाचारी जो वायसराय थे, इन्होंने क्या किया बेटा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसी बैठक में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस बैठक में? 24 जनवरी को। अब विदाउट राष्ट्रपति के देश होना नहीं, राष्ट्रपति को तत्काल पद भरा जाता है, बिना उसकी खाली पद हो नहीं सकता राष्ट्राध्यक्ष का, राष्ट्रपति का। तो तुरंत किसी कहीं पे आप पढ़ेंगे तो इन्हीं का कार्यकाल दिखाया जाता है 24 जनवरी 1950 से। लेकिन लागू तो संविधान हुआ नहीं और इनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे आप पढ़ेंगे इनका कार्यकाल शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से, राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन अब निर्वाचन की जब बात आएगी, तो निर्वाचन पहले संविधान लागू होगा, निर्वाचन आयोग बनेगा, तब निर्वाचन होगा। तो 1950 में राजेंद्र प्रसाद डायरेक्ट राष्ट्रपति बने संविधान सभा के वोट से। लेकिन इन्हें जो है जनता द्वारा निर्वाचित होके, जनता द्वारा मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमने विधायक को दिया, विधायक संसद ऐसे जैसे रूल है, जनता द्वारा या निर्वाचित होके कब पहुंचे? 1952 में। 1952 में राष्ट्रपति, 1952 में प्रधानमंत्री, सब निर्वाचन के द्वारा बने। कौन बना? तो भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद होंगे और मनोनीत जैसे संविधान सभा द्वारा भी निर्वाचित कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे बेटा, ठीक। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया? अब सबसे पहली बात तो मैं तुमको बार बार कहूंगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान में लिया कहां से गया। तुम कहोगे यूएसएसआर से, मतलब रूस से लिया गया। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। रखा कहाँ गया? संविधान के भाग 4A में रखा गया, भाग 4 में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? 51A में रखा गया, 51 में रखा गया। कितने हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको बताना है। पहले 10 थे सर जी, अभी 11 है। क्या है? ठीक है। अब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ यह संशोधन, इसकी डेट आपको जाननी है। और किसकी सिफारिश पे लागू हुआ तो आपको बताया सरदार सोहन सिंह की सिफारिश पे कर्तव्य लागू हुआ। तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा पाठ। अगला जो प्रश्न है, संविधान की डाट सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। सूची का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है? अनुसूची। क्या मतलब है? अनुसूची से तुम्हारा रिश्ता निकलेगा। और अनुसूचियां जब संविधान बना था, मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में बेटा 12 अनुसूचियां हैं। और किस अनुसूची में तीनों सूचियों को दिया गया है? संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसके विषय जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आता है कि एक विषय का नाम देगा प्रकाश स्तंभ, बीमा, बैंक, रेलवे, जेल, मेला, पुलिस, किसके विषय हैं? तो कुछ जो विषय राज्य संघ के हैं, संघ के, राज्य के हैं, राज्य के, समवर्ती के हैं, समवर्ती के। कानून बनाने का अधिकार संघ को अपने विषय पे, राज्य को अपने विषय पे, समवर्ती पे दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। कुछ विशेष मामलों में राज्य के विषय पे संघ कानून बना सकता है, लोकसभा कानून बना सकती है, भी रूल हो जाएगा। लिया कहां से गया? तो संघ और राज्य 1935 से लिया गया और समवर्ती लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर यहाँ पे 1935 नहीं रहेगा तो कहोगे यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया जाएगा, ठीक है। और ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया बेटा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार में निम्न में से किसके पास होता है? लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभा के मार्शल, स्पीकर, प्रधानमंत्री, सुरक्षाकर्मी। अब आपको पता होगा लोकसभा अध्यक्ष एक पद बनता है, राज्यों में एक पद बनता है विधानसभा अध्यक्ष। ओम बिरला क्या है? स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है। सतीश महाना यूपी के क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर है। अब ये होते क्या है? जनरली जो स्पीकर होता है, जैसे मैं लोकसभा की तुमसे बात कर लूं तो वह भी लोकसभा का एक सदस्य है, लोकसभा का एक सदस्य होता है। क्या होता है भैया? वह भी लोकसभा का सदस्य है। अगर राज्य की बात कर रहे हो तो वह भी क्या होता है? विधानसभा का
एक सदस्य होता है, एक सदस्य होता है। लोकसभा को आपस में, लोकसभा में जो मेंबर है, विधानसभा में जो मेंबर है, उन्हीं द्वारा वोट करके बैठाया जाता है, उन्हीं के द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। स्पीकर को स्पीकर के पद से हटाने से उसके लोकसभा या विधानसभा के पद नहीं जाते, सिर्फ स्पीकर का पद समाप्त तो होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा स्पीकर। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1925 में, 1926 में, 1932 में या 1935 में। आपको बताना है कब किया गया था। बेटा भारत में पहली बार गठन हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। और आपको छोटा सा मैंने आधुनिक भारत बहुत पढ़ाया है, आपको ऑफलाइन में क्लासों में बहुत डिस्कस किया हूं। एक कमेंट करके बता दो, यहीं पे जरा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई कि 1926 में भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है। आपको कमेंट करके इस पॉइंट को बताना है। यहाँ पे आप मैंने बता दिया, नहीं बताओगे तो अगली क्लास जब शुरू करूंगा तो इस क्वेश्चन का जवाब दे के शुरू करूंगा। यहां तो कोई दिक्कत उचार नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कमेंट कर सकना तो जरूर कर देना, तो मैं अगली क्लास में यहाँ पे तुमको बता दूंगा कि किस गवर्नर जनरल का कार्य कब से कब है और वह उसने कितना काम किया है, उसके समय पे कितना काम हुआ है। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया था? पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार का मतलब होता है एक्सेप्ट किया गया था? लोगों को राजनीति से जागरूक करने के लिए, लोकतंत्र की शामिल शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका तो कोई मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ हुआ कि जो लोकतंत्र की शक्ति है उसको बांट के गांव तक पहुंचाया जाए, गांव में भी शक्तियां रहे, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए। तुम सही उत्तर किस पे लगाओगे? बी वाले पे लगाओगे। अब पंचायती राज के बाद तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो लगभग काम तुम्हारे हो भी जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है तुम्हारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध रखता है? अब इसमें समय नहीं खाऊंगा बेटा, भाग 4, और सब भाग तुम्हें पता है, मैं बता रहा हूं बार बार, भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्न किस अधिकार को हटाया जाता है? मौलिक अधिकार से बेटा एक ही अधिकार तुम्हारा हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार हटा के क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो तुमको क्या लिखना है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और ठीक है, और सारे अधिकार, ये सारे अधिकार है उसमें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यही हट गया, इस पे आप टिक कर देंगे। इसको रखा कहाँ है? आर्टिकल 300 का में रखा है, कानूनी अधिकार के रूप में। भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतदाता सूची और गृह मंत्रालय को, संबंधित राज्य को, चुनाव आयोग को या संसदीय? तो बेटा मतदाता सूची पे काम करता है चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग उसका अद्यतन करेगा, उस पर लिखा पढ़ी करेगा, उसको अपडेट कौन करता है? चुनाव आयोग का काम होता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय यूनियन मतलब होता है बेटा संघ, संघ लिस्ट या संघ केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? रक्षा ये केंद्र का विषय है, वित्त केंद्र का विषय है। बेटा अस्पताल जो होता है, जन स्वास्थ्य, ये राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी केंद्रीय सूची में, संघ सूची में शामिल नहीं होगा। इससे एक प्रश्न पक्का आता है, देख के चलना। निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? वह कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति भी रहा है और राष्ट्रपति रहा है? आप एक बात जनरली देखोगे तो लगभग लोग उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। शुरुआत में यही लगातार हुआ 4-5 नाम में। राजेंद्र प्रसाद को यह मौका नहीं मिला है। एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैन सिंह? तो बेटा यहाँ पे तुम्हारा कौन हो जाएगा? एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है, तुरंत क्या बनेंगे? बाद में अपने कार्यकाल के जस्ट बाद बनेंगे भारत के राष्ट्रपति। और ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जरूर देख के तभी आगे बढ़ो। यहाँ पे मैं सबको दिखाए लगूंगा, देखिए क्लास 5 घंटे की बनेगी, इसलिए तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि जनरली मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप दूंगा, तुम देख के आगे बढ़ जाओ, राष्ट्रपति को रिवीजन करो। हम हर उस टॉपिक से क्वेश्चन ले आएंगे जो तुमको रिवीजन करना होगा। ठीक, अगला क्या है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बच्चे को पता है अनुसूची 8 22 भाषा, अनुसूची 8 22 भाषा। अब लास्ट में 4 भाषाएं जो बढ़ाई गई हैं उनका डेट कब की संविधान संशोधन से बढ़ी है और कौन सी भाषाएं हैं उनको तुम अपडेट करके 22 पूरी कर दोगे। मूल कितनी थी? 14 है, कितनी? 22। तो 4 उधर, जो 6 भाषाएं आपकी बढ़ाई गई हैं, 4 1
+1+4 ये आपका क्रम बढ़ने का, इसको आप देख लेना है जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ चलना। भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त। अब कुछ मामलों में एकात्मक संविधान है, संघात्मक भी, संसदीय, तो यहाँ पे हम इन पे तो बात नहीं करें क्योंकि हम एक ही पक्ष पे बात नहीं कर सकते, संघात्मक ही है या लोक एकात्मक है। संघीय स्वरूप है, स्वरूप कैसा है? यूनियन का स्वरूप है, संघीय स्वरूप है और एकात्मक भाव युक्त है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? संघीय स्वरूप का हमारा संविधान कैसा है? संघीय स्वरूप में लचीला संविधान हमारा बन जाएगा, भावात्मक। सरकार के संसदीय स्वरूप में डाट को विस्तारित शक्तियां प्राप्त होती है। सरकार के संसदीय स्वरूप में डाट को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को। तो सरकार मतलब जो सरकार है उसके संसदीय स्वरूप में किसको? वास्तविक शक्तियां। वास्तविक शक्तियां तुम आज जो लोकसभा देख रहे हो उसमें किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के पास होती। जो सत्ता पक्ष का नेता होता है, वास्तविक शक्ति का मालिक वही होता है। तो यहाँ पे तुम लगाओगे प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व वाली मंत्री परिषद लगा के आगे बढ़ जाओगे। अगला प्रश्न तुम्हारा क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव को डाट में निषेध बताया गया है। किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव को मना कर किया गया है? तो आपको बताना 14 में, 15 में, 16 में या 17 में। बेटा बच्चे को शायद ये यूपीपी देने जा रहे हो, 4 सेट में पेपर होगा, रिकॉर्ड कर लो स्क्रीन को, तुम इसको स्क्रीन पे वीडियो रहेगा, डिलीट नहीं करूंगा। भाग 5 तक लगभग प्रश्न संविधान के आ जाएंगे और यहां से भाग 3 से प्रत्येक सेट में एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न, 2 प्रश्न, एक प्रश्न। 3 और 4 प्रत्येक सेट में एक प्रश्न रहेगा। इनके आर्टिकल जरूर पढ़ के जाना। मैं वादा कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बड़ी ब्रांड नहीं हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। 4 से 5 प्रश्न आएगा। भाग 5 तक सही सब्जेक्ट कर लो, पेपर फंस जाएगा, टेंशन नहीं लो। एक यहाँ से एक यहाँ जरूर आएगा, टेंशन नहीं लो, पक्का आएगा, मतलब आएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? जन्म, धनोपार्जन, उत्तराधिकार या स्वाभाविकीकरण। तो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो धनोपार्जन से नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है कि तुम कितना धन कमाए हो, कितना धन तुम्हारे पास है। धनोपार्जन उसका कोई आवश्यक तत्व नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है डाट में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। डाट में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, निर्देशात्मक सिद्धांत में या मौलिक कर्तव्य में। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किया गया है निर्देशात्मक सिद्धांत में, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। और यहाँ पे प्रस्तावना अगर ऑप्शन रहता, हम प्रस्तावना पे भी इसके बाद बात कर सकते हैं कि प्रस्तावना क्या, या भाग 4 का यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो हम भाग 4 कह देंगे कि कल्याणकारी राज्य को किसमें ले जाएंगे? भाग 4 में भी हम ले जा सकते हैं। किसमें? भाग 4 में। और यहाँ पे जो रखते हैं निर्देशात्मक सिद्धांत में इसको रख सकते हैं। ठीक, अगला क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तुमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा अनुच्छेद आपको संविधान में समानता का अधिकार देगा। तो समानता का अधिकार देगा 14। समानता का अधिकार बेटा कौन देगा? आर्टिकल 14 देगा। याद है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देगा। तो एक पॉइंट शायद हमसे छोटा सा मिस हो गया है, बता दो कौन सा? इसके पहले वाला आर्टिकल का क्वेश्चन शायद ध्यान नहीं दिया हूं, एक पॉइंट मिस हो गया है। मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट आपको। ये वाला नहीं, ये नहीं। ये वाला क्या हो गया है? ये वाला प्रश्न शायद हमसे थोड़ा सा क्या हो गया है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा
जन्म के आधार पे भेदभाव को निषेध बताया गया है। तो यहाँ पे मुझसे गलती छोटी सी हो गई बिना ध्यान दी, फ्लो में यहाँ पे मैंने किसको टिक कर दिया गया, मैंने टिक कर दिया यहाँ पे 14 को, यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे कौन होगा 15 होगा, और जब यहाँ पे बेटा 15 होगा तब हमारा यहाँ पे होगा समानता का अधिकार चला जाएगा 14 में। किसमें चला जाएगा समानता का अधिकार, 14 में चला जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह किसे त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। अगर भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो वह त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसको देगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुख्य सीजीआई को देगा। सीजीआई भी नहीं है तो जो वहां चीफ जज होगा उसको देगा, और अगर यहाँ वही उसके कार्यभार संभाल लेंगे, वो इस्तीफा दिया तो कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उस समय नहीं है तो सीजीआई भी नहीं तो चीफ जज होगा, वो उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है संसद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन होता है। जो संसद में संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, संयुक्त सत्र का मतलब कहां से लिया गया है, पहला पॉइंट तुमको ये पढ़ना है। जैसे लोकसभा, पहला है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा। इन दोनों का जो संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त सत्र। अब संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाएगा तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लोगों के दिमाग में यही चलता है कि राष्ट्रपति ने बुलाया है तो इसका नेतृत्व भी कौन करेगा, राष्ट्रपति नहीं, इसका प्रमुख सभापतित्व तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बेटा कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे राष्ट्रपति की गलती करते हैं, इसलिए मैंने विशेष इस पे बात किया आपसे। ठीक, अगला क्या है, लोक लेखा समिति पीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है। पीएससी के लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन बनाता है। तो यहाँ पे तुम ये गलती नहीं करोगे, ये भी शायद नहीं करोगे, एक ही व्यक्ति बनाएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही लोकसभा के लेखा समिति पीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। अब आपको पता है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, डेट है आपकी 25 जून, और 25 जून में घोषणा हुई है, और उसमें प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्या है, निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम किया है बी आर अम्बेडकर बेटा अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पूरे अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे दो नाम है तुम्हारे पास, एक BN राव है, एक सत्यानंद सिन्हा है। तो बेटा BN राव क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो गए थे। ये क्वेश्चन शायद बच्चे को रटा हुआ होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने भारत को डाक रूप में मनाने का विचार किया। कैबिनेट मिशन ने भारत को डाक रूप में मनाने का विचार किया, राज्यमंडल, राज्य संघ, संघ राज्य या संघ के रूप में। तो बेटा कैबिनेट मिशन ने संघ राज्य के रूप में मानने का विचार किया था। किसके रूप में, अब कैबिनेट मिशन नाम आया ही है, तो ये आया कब था, 1946 में। इसने दूसरा काम क्या किया, इसने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन किया किस पे, 10 लाख लोगों पे एक लोग, 10 लाख जनता पे एक सीट। कुल कितनी सीटें बनी, 389 सीटें बनी संविधान सभा में। कितनी सीटें बनी, 389। इस 389 सीटों में बेटा तुम घटा दो कितनी सीटें, 296 सीटें। अब जब तुम 296 घटा दी कितना बच गया बेटा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 18, 9 बचा। 93 सीटें देशी रियासतों की हो गई। ये क्या थे, ये डायरेक्ट आए थे, ये विदाउट निर्वाचन संविधान सभा में आए थे और ये निर्वाचित होके आए थे। ठीक, इसका गठन किसने किया, संविधान सभा का कैबिनेट मिशन ने किया था। किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग कहां से लिया गया, पहला प्रश्न एक बार देख लेना। किस आर्टिकल में है महाभियोग? महाभियोग शुरू कहां से होगा? लोकसभा से, राज्यसभा से, संसद के किसी भी सदन से, संसद के दोनों। देखो बेटा, चाहे तुम पहले लोकसभा से शुरू करो, चाहे तुम राज्यसभा से शुरू करो, 1/4 मत लेके इसको शुरू करोगे। लोकसभा शुरू करेगा राज्यसभा में भेजेगा, राज्यसभा शुरू करेगा लोकसभा में भेजेगा, तो संसद के किसी भी सदन में इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इसमें ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपाल करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो बेटा, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो भारत में राज्य के लिए, केंद्र की बात नहीं, राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल करता है। कौन करता है भैया? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों सूची से निकाल दिया गया, मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। इसके पहले का जो बेटा प्रश्न आया था, तुम्हारे सामने यही प्रश्न आया था कि किस सूची से निकाला गया था, वह संविधान संशोधन कौन था। यही डेट में तुमको बार बार कह रहा हूं कि किस अनुसूची से उस आर्टिकल को निकाल के मौलिक अधिकार से 300 का में लिया गया संविधान संशोधन। अभी मैंने बताया था 44वें में। किस संविधान संशोधन में? 44वें में। कब हुआ था, इसकी डेट क्या थी, ये जरूर यहाँ पे याद करके तभी आगे तुम बढ़ना। मैं बार बार लिखूंगा, वीडियो लंबा होगा, हर वीडियो पे क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि 10 दिन की टाइमिंग है और बहुत तेजी से तुम आगे बढ़ते हुए ले चलो। अगला प्रश्न है, मानहनन शब्दावली सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित है। मानहानि तुमने सुना होगा हमेशा के लिए कि मानहानि क्या होती है। ठीक, इसमें दिया है अपनी जात से बाहर विवाह करने या युगल दंड। बेटा, मानहानि का मतलब अगर हम तो किसी से आहत हो गए, या किसी ने मेरे ऊपर झूठे केस कर दिए, या किसी ने मेरे खिलाफ झूठी गवाह कुछ काम कर दिया जिससे मैं आहत हुआ, मैं उसके ऊपर मानहानि कर सकता हूँ। किसी ने मुझे गाली दिया, मैं उस गाली से आहत हो गया, अपना काम नहीं कर पाया, समाज में नहीं आ पाया, मैं कहीं गिर गया किसी गलती से, किसी जहां पे ऐसी मानहानि, तो यहाँ पे मानहानि नहीं लगेगी। घरेलू हिंसा मानहानि नहीं लगेगी, जमींदारों की हत्या मानहानि नहीं लगेगी। तो मानहानि क्या है इसमें, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। मानहानि क्या होता है, जैसे आपने किसी को गाली दे दिया और उस आपकी गाली से वह क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, अपना काम नहीं कर पा रहा है। आपने किसी का अपमान कर दिया जात सूचक शब्दों से तो वो अपमानित हो गया, अपना काम नहीं कर, उस पर उस काम को क्या करेगा, मानहानि का मुकदमा लगाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय अथवा आत्मा, किस आर्टिकल को उन्होंने क्या कहा था, हृदय आत्मा के रूप में वर्णित किया है। अब आप बच्चे को पता है कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपके पास दिया है, इसे ही बी आर अम्बेडकर ने क्या कह दिया था, संविधान का हृदय अथवा संविधान की आत्मा कहने का कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की धारा को कहां से लिया गया है। ये पाठ जरूर पढ़ के जाना। 4 सेट है तो 2 सेट या 1 सेट में ये प्रश्न रहेगा कौन सी चीज कहां से ली गई है। तो ये तो बेटा हो गया तुम्हारा आयरलैंड से। डीपीएसपी कहां से ली गई है, 100 बार से ज्यादा ये प्रश्न आया है आयरलैंड से। अगला है, भारत का सर्वोच्चतम सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को लोकपद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने के रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी करता है। कोई ऐसा पद जिसको पाने के लिए वह योग्य नहीं है, जिसके लिए वह पात्र नहीं है, अगर उसे रोकना है तो वह कौन सी याचिका जारी करेगा, वो कहेगा अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। पूछने आपका क्या अधिकार है, ठीक, इस पे बैठने का, तो कौन सा जारी करेगा, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। कई बार ऐसा हुआ कि वैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश उत्प्रेषण, ये तो ठीक था, लेकिन इसी का ये नाम दे दिया गया हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सेट। तो इसको भी एक बात तुम रख के चलना कि सर जी कहीं पे इसकी जगह हम इसको ना लिख दे, हमको आया ही नहीं से हैबियस कॉर्पस। ये क्वेश्चन आया है जहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी वाले वर्ग से हटा दिया गया और क्या लिख दिया गया, हैबियस कॉर्पस, इसको लिख दिया गया। बच्चे क्या ये बहुत बड़े पैमाने पे इसको गलत करके आए थे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला,
सूचना अधिकार अधिनियम डाट डाट में पारित किया गया था, 4 में, 5 में, 1 में या 2 में। तो सूचना का अधिकार बेटा पारित किया गया था 5 में। और आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा घोटाले जो खुलना शुरू हुए भारत में वो सूचना के अधिकार से खुलना शुरू हुए। कब से? 2005 से, जब से आरटीआई लागू हुई तब से घोटालों पे घोटाले खुलने शुरू हो चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? मंत्रि परिषद में होते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल एवं राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल एवं राज्य के मुख्यमंत्री। इसका तो तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं होगा। मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्री एवं उपमंत्री। तो मंत्री परिषद में कौन होता है? मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्री और उपमंत्री जो भी होंगे सब एक मंत्रिमंडल में, मंत्रि परिषद में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र मिनिस्टर, उपमंत्री, पूरा जो समूह होता है मंत्रिमंडल का, मंत्रालय का, उसे मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद बेटा बड़ा होता है, बड़े लोगों का समूह है, लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादा शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती है, मंत्री परिषद के पास कम शक्तियां होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? भारत, इंडिया जो भारत है, हिंदुस्तान या आर्यावर्त। तो यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया, जो इंडिया अर्थात भारत ही संविधान का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, जो आप सबसे आगे देखने को मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया है? यहाँ पे बेटा अपनाना पूछा है, तो अपनाया और लागू करना। अपनाया है 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया है? 1949 को। और यहाँ तक संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 26 नवंबर तक 11 बैठक हुई थी, और 12वीं बैठक बेटा होगी 24 जनवरी को। तो ओवरऑल कुल कितनी बैठक हुई? 12 हुई, लेकिन सिर्फ संविधान बनने पर तक कितनी बैठक हुई? 11 बैठक हो जाएगी। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया। और वो पूछ रहा है कि कार्यकाल, जो वहां के जज होते, इस पे आगे प्रश्न भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष और हाई कोर्ट 62 वर्ष की आयु तक वो उनके कार्यकाल होता है। पैंसठ वर्ष क्या लगा दोगे? 65। यहीं पे हाई कोर्ट होगा, क्या लगाते? 62 वर्ष की आयु तक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नोक्त में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले लिखा गया संविधान है। इंग्लैंड, आयरलैंड, भारत। इंग्लैंड में बेटा लिखित संविधान नहीं है। कहां पे नहीं है? इंग्लैंड में लिखित संविधान की व्यवस्था, यहाँ पे मैग्ना कार्टा की व्यवस्था है, लिखित संविधान की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, संसदीय चुनाव में प्रत्याशी की आयु डाट से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। अगर तुम ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या ऐसा कुछ चुनाव लड़ोगे, तुम्हारी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और तुम विधानसभा में विधायक बनने जा रहे हो, सांसद बनने जा रहे हो, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, प्रधानमंत्री, तो 25 वर्ष से कम तुम्हारी आयु नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष सबसे पहले, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे जीवी मौलंकर। कौन थे बेटा? जीवी मौलंकर हो जाएंगे। सही बच्चों को ये पता हो है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के परिरक्षक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान का परिरक्षक होता है बेटा उच्चतम न्यायालय। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। अगला प्रश्न जो है बेटा वो कौन सा है? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी या आ जाए लेखा कमेटी या आ जाए पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष, सभापति का मतलब अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, सब पे कौन हो जाएंगे? B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। इनको लेके बेटा 7 लोग थे, इनको अध्यक्ष थे, और मेंबर कितने थे? 6 लोग थे। पांडुलेखन समिति, और ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, लेखन समिति, सबके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। वही नाम है, बस बदल दिया गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है?
जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन का मतलब कि वर्तमान में जो उस पद पे बैठा होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का चेयरपर्सन, राज्यसभा का वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। पदेन इसलिए लगता है कि भैया जो उस पर उस समय वर्तमान में जो पद पे बैठा होगा। अगला प्रश्न कौन सा है? बिहार लोकसभा में कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? ये मैंने आपसे बोला था कि एक आध बार प्रश्न लाऊंगा बीच में कि लोकल के राज्य जरूर देख लो। अब बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 48। तो अभी तुम पढ़े थे, कहाँ है? 48 तुम्हारी हो जाएगी महाराष्ट्र में और 40 हो जाएगी तुम्हारी बिहार में। यूपी में 80 सीटें हैं। यूपी में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, आम है, नीम है या बरगद है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बरगद। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाता है, कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा पे स्वतः क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19। ये तो तुमने बता दिया। अब एक कमेंट कर दो कि कौन सा अनुच्छेद आपात लगने पे भी समाप्त नहीं होता, कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा आर्टिकल है वो, तो कमेंट करके जरूर बता दो तुम। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, 50-60 लोग, जो लोग पढ़ते हो लाइक कर ही दिया करो, ठीक है? नहीं, जैसे ज्यादा लोग तो बहुत बड़े ब्रांड तो है नहीं कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख लोग हो, जो हो लाइक कर दिया करो। एक समय आएगा 1 लाख 2 लाख भी आएंगे। हौसलों से समय देना पड़ता है हर काम को। तुम्हारे अगर यूपीपी में निकलने लायक बने हो तो बहुत समय दे के आए हो। 100, 110, 120 सही हो रहा है, तुम पेशेंस रखो। लास्ट का 10 दिन बचा है, गलती मत करो, बस जो आ रहा है उसी को पढ़ो, ठीक? नए पे खोज मत करो। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्य कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मंत्रिमंडल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल होता है। कौन होता है बेटा? राज्यपाल होता है कार्यकारिणी का मुखिया। ऑन पेपर राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति होता है। पंचायती राज क्या है? या एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सहकारी आंदोलन है, यह स्वशासन की एक योजना है। स्वशासन के जनक कौन से गवर्नर जनरल कहे गए? और स्वशासन की एक योजना है। क्या पंचायती राज किसके कहने भारतीय संविधान में लागू हुआ है? अगला प्रश्न मेरे लाल क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की गलती मत करना। जो जिला कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट, उनके जजों की नियुक्ति राज्यपाल कर, सिविल कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि राज्य के प्रमुख न्यायाधीश की चुनाव कैसे होगा, तो राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति करता है, ठीक? और यहाँ पे राष्ट्रपति सीधा सीधा हो जाएगा, ये चीज तुम ध्यान रखना। अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए यही प्रश्न कम से कम 10 बार गलती से ही आ गया है। 25 वर्ष। कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए डाला गया कि तुम कंफ्यूज नहीं होना एज में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? 368। लिया कहां से गया है? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 द्वारा भारत में संविधान संशोधन किया जाता है। अगला क्या है? संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल होता है। संसद में जो सत्र होते हैं, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से अधिकतम अंतराल नहीं हो सकता, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम पूछ दिया तो कोई मतलब नहीं। 6 माह। कितना हो गया? 6 माह। भारत के संविधान की संरचना के लिए संवैधानिक सभा द्वारा कितनी समितियों को गठन किया जाता है? भारत की संविधान संरचना के लिए संवैधानिक सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया। कितनी संविधान की समितियां बनी थी? ओवरऑल समितियां थी यार 19। क्यों? 9 थी प्रमुख, 9 में 2 थी उप, ठीक? 9, 2, 11, फिर 8 थी, तो टोटल समितियां थी 19। लेकिन यहाँ पे 19 का ऑप्शन नहीं है। जो बड़ी 9 समितियां थी उन्हीं का ऑप्शन है, तो तुम टिक करोगे। 9 समितियां बनाई गई थी जो बड़ी बड़ी समितियां थी, ठीक है? 9 बता दोगे। ओवरऑल समितियां थी 19।
किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो बेटा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। उन तीनों शब्दों को पढ़ लेना, उनके क्रम क्या है, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना जरूर पढ़ना एक बार। आगे चलो, सब प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, कहां से लिया गया है तीनों प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की आजाद स्वतंत्रता मिली है, 5 प्रकार कहां से ली गई है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा प्रस्तावना में कहां से लिया गया है। एक एक पॉइंट रिवीजन करो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, 10 घंटे का वीडियो बनेगा, अब वो समय नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं तुमको। गलती मत करना, अंतिम मंत्र दे रहा हूं, वही टॉपिक पढ़ना जो तुमको आ रहा है। गणित में अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने मत जाना। जो अंक गणित के 7, 8, 9, 10 टॉपिक आ रहे हैं वो रीजनिंग, हिंदी और जीएस में जो पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ओनली करंट और यूपी पे 10 दिन काम कर लो बस। बहुत गलती के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा मत खींचो कि सब चला जाए। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में। बेटा अगर बात आई धन विधेयक की तो धन विधेयक में सबसे ज्यादा पावर हो गया लोकसभा। ये जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो बताएगा या धन विधेयक है कि धन विधेयक नहीं है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास। लेकिन धन विधेयक को कोई रोक नहीं सकता, सबको पास करना ही पड़ेगा। कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। और कौन बताएगा कि एक विधेयक धन विधेयक है? द स्पीकर, जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था? लोकसभा में जाके नहीं बैठा था चौधरी चरण सिंह, ये किसी भी बैठक में भाग नहीं लिए थे, ये फेमस प्रधानमंत्रियों में से एक है यूपी के। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु, भारत में अधिकतम आयु की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो ये आपका हो गया, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। मेरे प्यारे भाई, एक मैसेज छोटा सा तुम सुन लो बस। जैसे तुम्हारे पास जो मैथ का टॉपिक है, जो बच्चे, जो यूपीपी में आने वाला बच्चा सीजीएल लेवल का बच्चा नहीं, उसको ट्रिग्नोमेट्री में सब बहुत आता है, सामान्य बच्चा है वो। तो बेटा जो अंक गणित के टॉपिक है, अंक गणित के टॉपिक है, उनमें कोई गलती मत करो। 8 से 11 टॉपिक होंगे अंक गणित के, नावधारा हो गया, मैन वर्क हो गया, समय जो भी है यार, उस पे गलती मत करना। अगर तुम यहाँ पे 10 से 12 प्लस आते हो तो बहुत बड़ी बात रहेगी। सेकंड, अगर कि कितने क्वेश्चन में हम 20 से 25 क्वेश्चन का सेटअप लेके चल रहे हैं, इतना आएगा। दूसरा, रीजनिंग में कोशिश करना कि कोई टॉपिक ना गलत हो, रीजनिंग पे ज्यादा समय देना है, कोई गलती ना करने का विकल्प रखना है। तीसरा टॉपिक तुम्हारा क्या होगा बेटा? हिंदी में कहूंगा कि अगर 35 आए तो 34 सही करो, एक आध क्वेश्चन मिसमैच भले हो जाए, कोशिश करो कि हिंदी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट तुम्हारे सबसे ज्यादा काम रहेंगे। लास्ट 10 दिन इनके टॉपिक डेली रिविजन करो। और जगह बात आई जीएस की, बेटा अगर तुम पहले जीएस पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो संविधान में कुछ अनुसूची भाग, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, विश्व भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लो जो बहुत जनरली चीजें हैं, ग्रह कुछ पॉइंट, और एक एक पॉइंट को तुम देख के आगे बढ़ो। और जीएस में अगर तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो उत्तर प्रदेश और करंट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 5 नंबर, और 5 नंबर एक मुश्त आपको मिल जाएगा सामान्य विज्ञान से। 15 नंबर की फाइट हो जाएगी और अब फाइट में रहेंगे। सिर्फ रिवीजन का समय है, नया का नहीं पढ़ना है। 10 दिन का लास्ट टाइमिंग है। कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।